Hey guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal, and today's video we will be covering the next part of chapter number 12 of ACCA F8 and the name of the chapter is reporting. So guys, जैसा कि मैंने तुम्हें इस चैप्टर में बताया था कि हम ये जो चैप्टर है दिस इज बेस्ड ऑन जो हम ऑडिटर्स रिपोर्ट बनाते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, तो उसका मैटर क्या है। तो अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो आता है दैट इज बेसिस फॉर द ओपिनियन सेक्शन। अब बेसिस फॉर द ओपिनियन सेक्शन क्या होता है गाइस? ओपिनियन मतलब कि वाइल प्रिपेयरिंग द ऑडिटर रिपोर्ट, जब हमने अपनी ऑडिटर रिपोर्ट बनाई है हमने किन किन चीज़ों का ओपिनियन, किन किन चीज़ों को बेस माना है, जैसे कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने फॉलो किए हैं, ठीक है, कौन कौन से रूल्स हमने फॉलो किए हैं, उस कंट्री से रिलेटेड कौन कौन सी लेजिस्लेशन थी जो हमने फॉलो किए हैं, वो सारी चीज़ें हम लिखते हैं ओपिनियन सेक्शन में। मतलब बेसिकली कोई भी चीज़ जो हम रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं कि ये ऐसी है ये ऐसी है, तो उसका बेस क्या है, बेसिस क्या है उस ओपिनियन का, वो हम बेसिस ऑन ओपिनियन सेक्शन में बताते हैं। अब अगर हमने एडवर्स रिपोर्ट दी है या क्वालिफाइड रिपोर्ट दी है या हमने कोई ओपिनियन नहीं दिया, तो उसके लिए अगर हमने कोई एडवर्स रिपोर्ट दी है तो उसके लिए हम अपना ओपिनियन देंगे कि वाई वी हैव गिवन इट एडवर्स ओपिनियन, ताकि किसी को पता तो चले ना कि अगर हम ये लिख रहे हैं कि एडवर्स ओपिनियन है उसका रीज़न क्या है। एवरीथिंग कम्स इन दिस पॉइंट। सो पहला इसमें है विद इन अ रिपोर्ट कंटेनिंग एन अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड ओपिनियन। अगर हमारी अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अभी मॉडिफाइड छोड़ देते हैं वो तो नीचे है, अगर हमारी अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो क्या होगा? द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन रेफर्स टू द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड द ऑडिटर हैज़ फॉलोड in order to be able to form the opinion on the financial statements to provide confidence to users that report can be relied upon। कि कौन कौन से हमने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करे हैं, कि इंडिपेंडेंस है हमारी, ठीक है, हमने सारे रूल्स एज पर जो ACCA के थे वो फॉलो किए हैं, वो सारी चीज़ें। अब अगर हमारी मॉडिफाइड ओपिनियन है तो क्या होगा? व्हेन द ऑडिटर मॉडिफाइज द ओपिनियन, the basis of opinion section will explain the reason why the opinion is modified। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल का दिया हुआ है, विच बैलेंसेज आर मिसस्टेटेड, विच डिस्क्लोजर्स आर मिसिंग और इनएडिक्वेट, विच बैलेंसेज द ऑडिटर वॉज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ओवर एंड वाई। तो ये होता है हमारा मॉडिफाइड ओपिनियन का। अब आता है यहाँ पे पार्ट टाइटल। अब टाइटल रेफर टू कि हम हेडिंग क्या लिखेंगे उसकी। हमने ये तो बता दिया कि मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड ओपिनियन में लिखना क्या है, क्या चीज़ के रिलेटेड लिखना है। अब हाउ विल वी राइट इट? सो द टाइटल सेक्शन मस्ट रिफ्लेक्ट द टाइप ऑफ ओपिनियन बीइंग इशूड, देयरफॉर द ऑडिटर मस्ट अमेंड द बेसिस ऑफ हेडिंग, बेसिस ऑफ ओपिनियन टू बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एज अप्रोप्रिएट। जो भी हमारी रिपोर्ट है हमें उसकी हेडिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर रिपोर्ट बिल्कुल ओके है तो हम बेसिस ऑफ ओपिनियन देंगे, अगर एडवर्स रिपोर्ट है तो बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, ये चीज़ हम देंगे, ठीक है। आगे वही कि द ऑडिट एविडेंस इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द ऑडिटर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन। मतलब ऑडिटर्स ओपिनियन की जगह हम ये वर्ड्स हर जगह पे ऐड कर देंगे अपनी पूरी रिपोर्ट में, ताकि हमें पता चले और यूजर को भी पता चले कि एक क्वालिफाइड रिपोर्ट थी, ठीक है। इफ इसको पढ़ लेना भाई, कुछ नहीं है, सिंपल रीडिंग है, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, कुछ इसमें खास नहीं है। अब नेक्स्ट, ये चार्ट हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। ये चार्ट हमने पता है हमें कि अगर रिपोर्ट हमारी नॉट मटेरियल है, मटेरियल बट नॉट परवेसिव और मटेरियल परवेसिव है तो क्या होगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हमारी मिस स्टेटमेंट है और नॉट मटेरियल है तो हम लिखेंगे बेसिस फॉर ओपिनियन। ये बेसिकली टर्म बता रहा है, हम टर्म लिखेंगे क्या। अगर हमारी मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल है बट नॉट परवेसिव, तो बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन। और अगर मटेरियल एंड परवेसिव दोनों है तो बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन लिखेंगे हम, ठीक है। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, अगर मटेरियल ही नहीं है तो बेसिस ऑफ ओपिनियन। अगर मटेरियल बट नॉट परवेसिव है देन अगेन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। और अगर हमारा मटेरियल एंड परवेसिव है तो हम कोई ओपिनियन ही नहीं देंगे, वी विल नॉट एक्सप्लेन एन ओपिनियन, और वी विल राइट बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कि वाई वी आर नॉट गिविंग एनी ओपिनियन इन दैट, हम क्यों ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। तो ये हम लिखेंगे बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन,
ठीक है, ये होता है हमारा चार्ट और ये होता है बेसिस ऑफ ओपिनियन में हमें क्या क्या वर्डिंग लिखनी होती है। सिंपल। चलो लेट्स मूव फर्दर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस, दैट इज की ऑडिट मैटर सेक्शन। अब की ऑडिट मैटर सेक्शन क्या होता है गाइस? बेसिकली दिस इज टू बी प्रिपेयर्ड ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर की ऑडिटर मैटर सेक्शन सिर्फ लिस्टेड कंपनीज में ही मैंडेटरीली बनाया जाता है। In case of non-listed company, this may be voluntary but not compulsory. But in case of listed company, this is mandatory. अब की ऑडिट मैटर सेक्शन में बेसिकली हम लिखते क्या है? इतनी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हमारी रिपोर्ट में होगी। जैसे हमने बेसिस ऑफ ओपिनियन बताए थे ना अपनी चीज़ों के, तो की ऑडिटर मैटर सेक्शन में हम रिपोर्ट के अंदर उन एरियाज पे फोकस करते हैं जो ऐसा नहीं है कि गलत है या मिसरीड है, नहीं, मतलब कि वो सबसे बड़े एरियाज हैं जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, ताकि यूजर्स को पता चले कि अच्छा ये वाला जो एरिया था इसमें कॉम्प्लिकेशंस थी, तो इसका ऑडिटर ने किस हिसाब से क्या चेकिंग की है। नॉर्मल चेकिंग जैसे सैलरी वाउचर्स एंड ऑल वो तो कोई भी कर ले। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ हमारा एसेट्स हैं, ठीक है, अब एसेट्स को हमने फेयर वैल्यू पे नोट किया है, ठीक है ना, एसेट्स को हमने फेयर वैल्यू पे नोट किया है, तो दिस इज समथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स, जो हर बार नहीं होता। तो अगर फेयर वैल्यू पे हमने एसेट्स को नोट किया है, तो उन एसेट्स का फेयर वैल्यूएशन रिपोर्ट कैसे बनी है, कौन सी रिपोर्ट हमने वेरीफाई करी है, और उसके बाद उसके अलावा हमने क्या क्या चीज़ें चेक की है, मार्केट में कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन ली है, ठीक है, ताकि यूजर्स को पता हो कि इस साल फेयर वैल्यू में चेंजेस हुए हैं तो ये कैसे हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई नया स्टैंडर्ड आया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर साल रिवाइज होते हैं, है ना, तो हमारा कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया है, तो हम ये भी बताएंगे की ऑडिट मैटर के अंदर कि जो नया स्टैंडर्ड आया है वो हमारी कंपनी पे अप्लाई होता है कि नहीं होता, और अगर होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी रिपोर्ट में कैसे कैसे चेंजेस करे हैं, कंपनी ने क्या क्या चेंजेस करे हैं अकॉर्डिंग टू दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये वो चीज़ें हैं जिनको एक स्पेसिफिक अलग से हमें लोगों को बताना पड़ेगा। तो की ऑडिट मैटर सेक्शन सिंपली सेज कि वो वाले मैटर्स जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है बुक्स में, उनको ऑडिटर ने कैसे चेक किया है, और वो चीज़ की डिटेल्स की ऑडिटर मैटर सेक्शन में हम लिखते हैं। So key auditor matter section are those that in the auditor's professional judgment were the most significant in the audit and are selected from matters communicated to those charged with governance। कि जो भी हमने मैटर बताया था उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं उनके बारे में हम की ऑडिटर मैटर सेक्शन में लिखते हैं। The purpose of including these matters is to assist users in understanding the entity and to provide basis for the users to engage in management and those charged with governance about matter relating to the entity and our financial statement। ये हम सभी को पता है। और की ऑडिट मैटर में हम क्या होगा, ईच की ऑडिट मैटर शुड डिस्क्राइब why the matter was considered to be significant and how it is addressed in the audit, कि वो significant क्यों है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया जिसकी वजह से काफ़ी रूल्स चेंज हो गए, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था, अब नया रूल आया जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हो गए, ठीक है ना, हो सकता है देयर कैन बी एनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हमारे बुक्स पे क्या इम्पैक्ट आया है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। अब की ऑडिटर्स मैटर्स इंक्लूड एरिया ऑफ हायर असेस्ड रिस्क फॉर मटेरियल मिसस्टेटमेंट, significant auditor judgment relating to areas of the financial statement, effect on the auditor's significant events and transaction that occur during the period। ठीक है, कि एरिया जो सबसे ज़्यादा असेस रिस्क वाला था वो वाला एरिया, ऑडिटर की सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट जजमेंट क्या थी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, फर्म की गुडविल जैसे कैलकुलेट करनी है, ऑल्दो इट्स नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अपनी ओन गुडविल, बट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे करेंगे, उसका एक गुडविल के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, तो हमने वो गुडविल कैसे कैलकुलेट करी है, ये चीज़, तो लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक दैट। सो स्पेसिफिक एग्जांपल्स इंक्लूड सिग्निफिकेंट फ्रॉड रिस्क, गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फेयर वैल्यूज, इफेक्ट ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, revenue recognition, material provisions such as a reconstructing provision,
implement of new IT systems or significant changes to the existing system. सिंपली जिन एरियाज़ का या तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा या फिर वो उस इम्पैक्ट होगा या फिर उनका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है और सबसे रिस्की एरिया है, वो हम की ऑडिटर मैटर में अलग से हाईलाइट करते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने इलस्ट्रेशन दी हुई है, integrated website and finance system में during the year the company introduced a new website which enables customer to order online. The website is integrated with the finance system. There is a risk of material misstatement in relation to completeness of revenue. ये जो सिस्टम है वो फाइनेंशियल सिस्टम से कनेक्टेड है, जो हमारा वेबसाइट है वो फाइनेंशियल सिस्टम से कनेक्टेड है कि जो भी उसमें ऑर्डर आएगा डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसे चले जाएंगे और हमें पता चल जाएगा, बट स्टिल देयर इज अ रिस्क, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सारा ऑनलाइन हो रहा है, हो सकता है ऑफलाइन भी हो। अमाउंट में गड़बड़ हो सकती है कि बंदे ने फ़ोन कर दिया, सेटिंग की बात है ना, बंदे ने फ़ोन करके बोला कि मैं 100 रुपये का सामान मंगा रहा हूँ, आप मेरे को 500 का सामान दे दो, जब वो आपका डिलीवरी बॉय आएगा मैं उसको 400 रुपये दे दूंगा, सिस्टम में 100 का ही रहेगा। देयर कैन बी एन ऑप्शन, है ना। मैंने ऑर्डर किया ऑनलाइन 100 रुपीज़ का, फ़ोन करा उसको, बोला, क्योंकि हो सकता है ना वो बंदा बोले कि यार कंपनी वाला बंदा बोले कि यार अगर सेल ज़्यादा होगी तो मेरे को टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो उसने बोला, एक कस्टमर ने इसको बोला, इसी का फ्रेंड था, उसने कुछ ऑर्डर करना था कि 100 रुपीज़ का आप ऑर्डर कर दो। इसने कर दिया ऑर्डर। करने के बाद जब इसने कंपनी को फ़ोन करके बोला, ये रेस्टोरेंट कंपनी है, कि आपका जो डिलीवरी बॉय आएगा आपको मैं ये सामान फ़ोन पे बता रहा हूँ, उसको 500 रुपये का सामान दे देना, जब वो आएगा मैं उसको 400 कैश में दे दूंगा, ताकि सिस्टम में आपके चढ़े 100 ही और एक्चुअली में आपके आए 500। देयर कैन बी दिस थिंग, मतलब दिस इज नॉट एग्जैक्ट थिंग, आजकल तो नहीं होता, स्विगी जोमेटो वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आती, ये चीज़ नहीं होती, बट स्टिल ठीक है। तो इस चीज़ को हम की ऑडिट मैटर में कैसे एड्रेस करेंगे, तो हम लिखेंगे obtaining understanding of the new system and control management implementation to ensure systems work effectively, testing controls over new website and finance system, performing substantive test of details over completeness of income। ये हम सारा चेक करेंगे। सिंपल है, कुछ खास नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का है। ठीक है, अब अगर मान लो हमारे कोई की ऑडिट मैटर है ही नहीं, हो सकता है कि ऑडिटर मैटर ना हो, कोई सिग्निफिकेंट ना हो, वही पुराना सिस्टम है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आया, कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ, पुराने जैसा, ये काम भी ज़्यादा नहीं था कंपनी में। सो इफ देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट, द ऑडिटर शैल डिस्कस दिस विद द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, मतलब अपनी टीम के अंदर एसीसी टीम में जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है उससे बात करेगा, इफ वन हैज़ बीन अपॉइंटेड। कम्युनिकेट दिस कंक्लूजन टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। Explain in the key auditor matter section of auditor report that there are no matter to report, कोई मैटर नहीं है और इसका रीज़न हो, जो भी रीज़न है कि कोई चेंजेस नहीं है, there were no significant changes in the policies, there were no significant changes in the standards and all, वो चीज़ हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा की ऑडिट सेक्शन। नेक्स्ट आता है एडिशनल कम्युनिकेशन। अब अपार्ट फ्रॉम जो भी हमने ऑडिटर रिपोर्ट में लिखा है, कुछ एडिशनल कम्युनिकेशन भी हम करते हैं। वो क्या है? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, अगर हमें लग रहा है, ठीक है। एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ, एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। अदर मैटर पैराग्राफ, ये भी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। तो ये हेडिंग हमारी क्या होती है? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, कि दिस सेक्शन इंक्लूड्स व्हेन देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न स्टेटस एंड द डायरेक्टर्स हैव एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड इट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि डायरेक्टर्स ने एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कहाँ देयर इज अ इशू इन गोइंग कंसर्न। तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में स्पेशल एक हेडिंग बना के उसको लिखता है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, सो दैट जितने भी यूजर्स हैं उनको हाईलाइटेड पता चले कि अच्छा कंपनी में ये इशू है, गोइंग कंसर्न का इशू आ सकता है। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार इसको पढ़ लेना। ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हाउ कंपनी राइट इन द रिपोर्ट, एग्जाम्पल देके, तो जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। अब एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ बेसिकली क्या है गाइस? ये एम्फेसिस है उन चीज़ों पे जिनकी वजह से डायरेक्टर्स को लगता है कि कंपनी
गोइंग कंसर्न नहीं है। तो जब कंपनी को पता है, डायरेक्टर्स को पता है कि हमारी कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, दोज आर लाइक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। तो an emphasis of matter paragraph is used to refer a matter that has been appropriately presented and disclosed in the financial statement by the directors. The auditor judgment is that these matters are of such fundamental importance to the users of the financial statement that auditor emphasizes the disclosure कि ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि यूजर्स का व्यू पॉइंट ये चेंज कर सकती हैं। चाहे डायरेक्टर्स ने ये बुक्स में लिखा हुआ है, बट यूजर्स को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि कंपनी गोइंग कंसर्न में नहीं है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं अब, जैसे गोइंग कंसर्न ना होने के, अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू अ फ्यूचर आउटकम ऑफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन, अ सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट्स ऑकर बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मेजर कैटास्ट्रॉफीज एंड दैट हैव बीन सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये वो मैटर्स हैं जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट आ सकता है, और ये चीज़ को हम एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ में स्पेसिफिकली लिखते हैं, ताकि जब कोई रिपोर्ट पढ़े वो हेडिंग देखे, अच्छा अच्छा मतलब कुछ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पढ़नी चाहिए कंपनी के बारे में। इन एडिशन द एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ विल बी यूज, ये कहाँ पे यूज होगा, वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस अदर दैन गोइंग कंसर्न बेसिस। दूसरा, the corresponding figures have been restated, सारी फिगर रीस्टेट हुई हैं। The financial statement have been recalled and reissued, और when the auditor provide the amended auditor report। ये कहाँ कहाँ यूज हो सकती है कि जहाँ तो गोइंग कंसर्न में इशू आया हमारा, और गोइंग कंसर्न के अलावा जहाँ पे हमने फिगर्स चेंज करी हैं वहाँ आ सकता है, या फिर अगर मान लो हमने केस पढ़ा था कि कंपनी को हमने ऑडिटर रिपोर्ट के बाद बताया कि कुछ चेंजेस बहुत ड्रास्टिक हुए हैं, तो आपको ऑडिटर रिपोर्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे, नई ऑडिटर रिपोर्ट बनेगी, दोबारा से ऑडिट होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस करने पड़ेंगे। याद है वो एक पॉइंट था कि हम कंपनी को बोलेंगे कि आपको चेंज करने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ हुई है तो उसके बारे में हम एम्फेसिस और मैटर पैराग्राफ में बताएंगे। नॉट ओनली गोइंग कंसर्न इशू, बट ये तीनों चीज़ अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो हम उसके बारे में एम्फेसिस और मैटर पैराग्राफ में लिखेंगे, ताकि जो यूज़र है उसको पता हो कि अच्छा ये चीज़ भी हुई थी, मतलब इस टाइम पे आके ये इशू आया था। ठीक है, तो ये हमारा होता है पॉइंट वेयर एम्फेसिस और मैटर पैराग्राफ कैन बी यूज। अब इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना गाइस, दिस इज बिट इंपॉर्टेंट। हो सकता है तुम्हें 2 to 3 मार्कर्स में आ जाए कि कौन सा ऐसा एरिया है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे एम्फेसिस और मैटर पैराग्राफ यूज़ करना चाहिए। तो पहला, गोइंग कंसर्न बेसिस के अलावा किसी और तरीके से बुक्स बनी है, अगर फिगर्स हमारी रीस्टेट हुई हैं, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीकॉल हुई थी, री इशू हुई थी, और ऑडिटर हमने अमेंडेड ऑडिटर रिपोर्ट दी थी, पहले ऑडिटर रिपोर्ट कुछ और थी, बाद में चेंज करी थी, मतलब हमारी ऑडिटर रिपोर्ट की हेडिंग अमेंडेड थी वहां पे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है गाइस, इसको पढ़ लेना एक बार। अब आता है पोजीशन इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट कि एम्फेसिस मैटर जो है ये ऑडिटर रिपोर्ट में शो कहाँ करेंगे। तो द एम्फेसिस मैटर, एक सेकंड गाइस, हाँ, so the emphasis matter paragraph is usually included after basis of opinion section. When a key audit matter section is presented in the auditor report, an emphasis of matter paragraph may be presented either directly before or after key audit matter section based on auditor's judgment as to relative significance of the important included in the emphasis of matter paragraph। क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये कि एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ जो हमारा है, हमें ये देखना पड़ेगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो की ऑडिट एरिया सेक्शन से पहले डाल देंगे। अगर लगता है कि की ऑडिट मैटर सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है बट इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम की ऑडिट मैटर सेक्शन के नीचे लिख देंगे। बस पोजीशन है कि कहाँ पोजीशन करना है। लॉजिकल क्या है पोजीशन करने का, देखो गाइज, ये तुम्हारी एक पेज है। हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, हम जो स्टार्टिंग में लिखा होता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और लास्ट पे जो लिखा होता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बीच वाली चीज़ों पे फोकस थोड़ा सा कम होता है। तो पॉइंट वो ये कह रहा है कि अगर हमारा जो एम्फेसिस ऑन मैटर हमने बनाया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको कहीं पे ऊपर लिखेंगे ताकि यूज़र को देखते ही पता चले कि अच्छा ये गड़बड़ है। और अगर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो जो हमारे की ऑडिट मैटर सेक्शन थे उसके बाद लिख देंगे कि इसका इंपैक्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा हम पहले बताते हैं। अब एक बार ये पढ़ लेते हैं ट्यूटोरियल नोट, पूरे वर्ड टू वर्ड में पढ़ के बताऊंगा ताकि हमें पता चले कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये क्या कहना चाह रहे हैं।
An emphasis on matter paragraph is not used to draw attention of immaterial misstatement. Emphasis on matter paragraph immaterial misstatement के लिए नहीं होता. The fact that they are immaterial means they do not warrant attention of the shareholder. इमैटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर हमारी है, मतलब जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, जिनका कोई रोल ही नहीं है, उनको हम एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ में नहीं लिखते. हमने पढ़ा हुआ ये बात कि एम्फेसिस ऑन मैटर मतलब इंपॉर्टेंट मैटर जिससे यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू में फर्क पड़ेगा, वही हम डिस्क्लोज करेंगे. Emphasis on matter paragraph can only be used when adequate disclosures have been made in the matters mentioned above. The auditor can only emphasize something that is already included. मतलब कि जो भी मैटर हमने ऑलरेडी डिस्क्लोज बुक्स में करे हुए हैं, इंक्लूड करे हुए हैं, उसमें से ही किसी एक चीज़ पे एम्फेसिस हम देंगे. जो ऊपर रिपोर्ट के अंदर हमने कुछ लिखा ही नहीं हुआ ऑफ बेसिस ऑफ ओपिनियन वगैरह में, उसके बारे में हम मैटर नहीं बताएंगे. एम्फेसिस ऑन मैटर. Where adequate disclosure has not been made, the opinion will need to be modified. An emphasis on matter should not be used. Guys, याद रखना ये important point कि emphasis on matter हम तभी यूज़ करेंगे कि बुक्स में सब कुछ है, दिया हुआ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है बुक्स में. अगर कोई चीज़ मिसस्टेटेड है या हमारी रिपोर्ट मॉडिफाइड है कि हमें कोई चीज़ नहीं मिली थी, हमने रिपोर्ट मॉडिफाइड बनाई है, क्वालिफाइड बनाई है, तो हम उस चीज़ को एम्फेसिस ऑन मैटर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन में आ चुका होगा, बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन में आ चुका होगा कि ये चीज़ का हम कुछ नहीं बता सकते या ये चीज़ गलत है. जब हमने वहीं पे गलत लिख दी तो बात ही खत्म होगी. लेकिन अगर वहाँ पे हमने कोई चीज़ लिखी, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो है इसका इम्पैक्ट कंपनी में बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये बहुत ह्यूज वैल्यू है, वो चीज़, दैट इज एम्फेसिस ऑन मैटर. एन एम्फेसिस ऑन मैटर शुड नॉट बी यूज टू हाईलाइट एन इशू रिलेटेड टू की ऑडिट मैटर सेक्शन. कि जो की ऑडिट मैटर सेक्शन है, हम उससे रिलेटेड कोई भी एम्फेसिस ऑन मैटर नहीं लिखते. द ऑडिटर मस्ट यूज जजमेंट टू डिटरमाइन विच सेक्शन दे कंसिडर मोस्ट अप्रोप्रिएट टू हाईलाइट द इशू. ठीक है, तो एम्फेसिस ऑन मैटर हमारा जो है पॉइंट, वो पहली बात क्या क्या होगा, नॉट यूज टू ड्रॉ अटेंशन टू इमैटेरियल स्टेटमेंट. एम्फेसिस ऑन मैटर कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड, जो मैटर्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. एम्फेसिस ऑन मैटर, कोई अगर हमारी मॉडिफाइड ओपिनियन है तो हम उस पर एम्फेसिस ऑन मैटर नहीं बनाएंगे. और एम्फेसिस ऑन मैटर शुड नॉट बी यूज टू हाईलाइट एन इशू ऑफ की ऑडिट मैटर सेक्शन. तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, जो चीज़ हम रिपोर्ट में ऑलरेडी लिख चुके हैं, डायरेक्टर्स ने हमें बता दी है, जिसका एक तरह से कंपनी पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है, जैसे ये तीनों चीज़ें थी कि ये चेंज हुआ है या हमारी गोइंग कंसर्न पे इशू आ रहा है, वही चीज़ एम्फेसिस ऑन मैटर पे आएगी. इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा. नेक्स्ट आता है अदर मैटर पैराग्राफ. अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज अदर मैटर पैराग्राफ. अब अदर मैटर पैराग्राफ क्या होता है? सो अदर मैटर पैराग्राफ में हम वो वाले सारे मैटर्स डिस्क्लोज करते हैं विच, मतलब बेसिकली दोज आर अदर देन दोज प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब मैटर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं किए डायरेक्टर्स ने, उन मैटर्स को हम यहाँ पे अदर मैटर पैराग्राफ में लिखते हैं, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता, और या फिर इम्पैक्ट होता है लेकिन डायरेक्टर्स ने रिपोर्ट नहीं करा होता. तो that in the auditor's judgment are relevant to the understanding of the audit and auditor responsibility or the auditor report. तो सिंपल वो वाले मैटर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं किए गए, वो वाले सारे मैटर्स हम अदर मैटर पैराग्राफ में लिखते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ इट इंक्लूड, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं? टू कम्युनिकेट दैट ऑडिटर रिपोर्ट इज इंटेंडेड सोलली फॉर द इंटेंडेड यूजर्स एंड शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनी अदर पार्टी. ये भी हम अदर मैटर पैराग्राफ में लिख सकते हैं. बेसिकली वो वाले मैटर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लिखे हुए, जो नहीं बुक्स में हमें दिखते, लेकिन दोज आर टू बी गिवन टू द यूजर्स. क्या? जैसे मैंने रिपोर्ट में लिखा कि ये चीज़ें सिर्फ उन्हीं को बतानी है, दिस इज रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड ओनली फॉर द इंटेंडेड यूजर्स एंड नॉट टू एनी अदर पार्टी. ये मैंने लिखा, दिस इज एग्जाम्पल. ये ऐसा नहीं है कि दिस शुड कि ये सिचुएशन ऐसी है कि अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे. पॉइंट इज दिस इज द थिंग दैट वी कैन इंक्लूड इन द अदर मैटर रिपोर्ट, कि ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ ऑडिटर उन्हीं के लिए बना रहा है जो इंटेंडेड यूजर्स हैं, और किसी के लिए नहीं बना रहा. व्हेन लॉज, रेगुलेशंस और जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड और परमिट ऑडिटर टू प्रोवाइड फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हम अदर मैटर पैराग्राफ में डालेंगे.
टू एक्सप्लेन वाई ऑडिटर हैज़ नॉट रिजाइंड, अगर देर वॉज अ सिचुएशन कि कुछ गड़बड़ थी कंपनी में बट ऑडिटर रिजाइन नहीं कर पाया, जैसे ही वॉज अनेबल टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट ड्यू टू लीगल रिस्ट्रिक्शंस, ये उसको बताना पड़ेगा अदर मैटर पैराग्राफ में। टू कम्युनिकेट ऑडिट प्लानिंग एंड स्कोप मैटर रिलेटेड टू वेयर लॉज एंड रेगुलेशन रिक्वायर, कि तुम्हारा ऑडिट स्कोप क्या था, तुम्हारे ऑडिट तुमने प्लानिंग कैसे करी है। वेयर एन एंटिटी प्रिपेयर्स वन सेट ऑफ अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद जनरल पर्पस फ्रेमवर्क एंड अदर सेट ऑफ अकाउंट्स विद डिफरेंट वन एंड एंगेजेस ऑडिटर टू रिपोर्ट इन बोथ सेट्स। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे इंडिया है, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंड एएस के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स बनाती हैं, और उन कंपनीज की, कई कंपनीज की बाहर भी ब्रांचेस हैं तो उनको अपनी बुक्स आईएफआरएस के अकॉर्डिंग भी बनानी पड़ती है। सो कंपनीज अपनी इंडियस के अकॉर्डिंग बुक्स भी बनाती हैं, सेम बुक्स को आईएफआरएस के अकॉर्डिंग भी बनाती है। तो हमें बोला गया कि हमें दोनों का ऑडिट करना है, तो ये चीज़ भी हम अदर मैटर पैराग्राफ में लिखेंगे कि कंपनी को दोनों लॉज रखते थे, कंपनी की ऐसे ब्रांच थी दूसरी कंट्री में, तो वी वर रिक्वायर्ड टू डू द ऑडिट फॉर द बुक्स प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू इंड एएस एंड अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस। तो ये सारी चीज़ें आती हैं अदर मैटर पैराग्राफ में। अब अदर मैटर पैराग्राफ किस पोजीशन पे आएगा हमारी ऑडिटर रिपोर्ट में? सो व्हेन द अदर मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन टू अ मैटर रिलेटिंग टू अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब वो सब, तो द पैराग्राफ मे बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इन दिस सेक्शन। एक सेकंड गाइस, मैं इसका देखूं कि इतना रेलिवेंट है कि नहीं। इसका गाइस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पोजीशन इन द ऑडिटर रिपोर्ट, नॉट एज सच, इसको तुम पढ़ लेना, कुछ एज सच खास नहीं है इसमें। अब आता है ट्यूटोरियल नोट, द अदर मैटर पैराग्राफ डज नॉट इंक्लूड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन विच रिक्वायर टू बी प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, कि इसमें कुछ भी, ये सिर्फ ऑडिटर की रिपोर्ट होती है जो वो ऑडिटर अपने प्रोस्पेक्टस से देता है। कोई भी चीज़ जो मैनेजमेंट ने उसको दी हुई है या कॉन्फिडेंशियल है जो मैनेजमेंट ने सिर्फ उसको चेकिंग के लिए दी हुई है, वो ऑडिटर इस रिपोर्ट में नहीं दे सकता, क्योंकि अगर जैसे लिस्टेड कंपनी है तो उसके बहुत सारे यूजर्स होते हैं, तो काफ़ी सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। अगर ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में लिख दी और हर बंदे को पता चल गई तो दैट्स गोइंग टू बी एन इशू। लाइक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कंपनी के कुछ ट्रेडमार्क्स होते हैं कंपनी का, जैसे पेप्सी है या कोक है, कोक का कोको कोला बनाने का तरीका क्या है, अगर उसमें उन्होंने कुछ चेंज करा है कि जो कोक बनेगी उसका फॉर्मूला उन्होंने चेंज करा है, ऑडिटर ने ये फॉर्मूला अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में लिख दिया कि पहले फॉर्मूला ये था अब फॉर्मूला ये है, नया तरीका बनाया, तो उससे क्या होगा कि जितने भी कॉम्पिटिटर उनको कोक का फॉर्मूला पता चल गया, है ना, जो बहुत ही सीक्रेट है। तो ये चीज़, तो कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन या जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने कंपनी को दी है ऑडिटर को, वो हमारी ऑडिटर रिपोर्ट में नहीं आती। अब अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन, अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन मतलब कि इसके अलावा कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन अगर ऑडिटर देना चाहता है, अदर इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अदर दैन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट देयर ओन इंक्लूडेड इन दी एंटिटीज एनुअल रिपोर्ट। मतलब कि ये जो है अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन, ये आएगा हमारा एंटिटी की एनुअल रिपोर्ट में, ना कि ऑडिटर रिपोर्ट में। हम जब ऑडिटर रिपोर्ट बना के देंगे उसके ऊपर जो एंटिटी की रिपोर्ट होती है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाती है, उस रिपोर्ट में कंपनी अपने बारे में सारा बताती है, देन हमारी ऑडिटर रिपोर्ट आती है कि ऑडिटर क्या कहते हैं। तो अब वो बता रहे हैं कि जो हमारा एंटिटी वाली रिपोर्ट है उसके अंदर क्या क्या आएगा। तो एग्जाम्पल्स ऑफ अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूड चेयरमैन्स रिपोर्ट, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिव्यू, सोशल एनवायरमेंटल रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टेटमेंट, मतलब इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई भी लिंक नहीं है। इफ द ऑडिटर ऑब्टेन फाइनल वर्जन ऑफ अदर इंफॉर्मेशन बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, दे मस्ट रीड इट टू आइडेंटिफाई एनी मटेरियल इनकंसिस्टेंसीज विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स नॉलेज ऑब्टेन ड्यूरिंग द ऑडिट। मतलब कि अगर ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट बनाने से पहले कंपनी ने जो अपना ये सेक्शन है एंटिटीज रिपोर्ट, कंपनी ने एंटिटीज रिपोर्ट बनाई, एनुअल रिपोर्ट बनाई, एनुअल रिपोर्ट बना के ऑडिटर को दे दी कि ये हमारी एनुअल रिपोर्ट है, अब आप अपनी ऑडिटर रिपोर्ट इसके अकॉर्डिंग बना के इसके साथ फाइनल करके हमें भेज दो। ठीक है, कंपनी बनाएगी ना अपनी एनुअल रिपोर्ट। तो इफ ऑडिटर आइडेंटिफाई एनी मटेरियल इनकंसिस्टेंसी, तो क्या होगा ये गाइस एक बार पढ़ लेना। ये मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि हमने ऊपर ऑलरेडी ये चीज़ देखी हुई है कि अगर पहले हम मैनेजमेंट को बताएंगे, वो चेंज करते हैं, नहीं करते तो हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताएंगे, नहीं होता तो हम विड्रॉ कर लेंगे। सेम वही चीज़ें हैं, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड।
The other information section within the auditor report identifies other information obtained by auditor prior to the date of audit report, states that auditor has not audited other information and accordingly does not express opinion कि जो अदर इन्फॉर्मेशन है, जो ये एंटिटीज रिपोर्ट है, हम इसको नहीं ऑडिट कर सकते. हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के लिए बने हैं, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने के बोला गया है. अब कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है, सेल्स क्यों कम होगी, कंपनी ने प्रोडक्ट की क्वालिटी क्यों अच्छी नहीं करी, उस चीज़ को हम ऑडिट नहीं कर सकते. वी वर नॉट असाइन टू डू दैट. ये सारी चीज़ें हम अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में देंगे. इसका पर्पस क्या होता है? द ऑडिटर मस्ट नॉट बी नोइंगली एसोसिएटेड विद द इंफॉर्मेशन विच इज मिसलीडिंग. कि ऑडिटर एज अ ऑडिटर हम किसी भी चीज़ से एसोसिएट नहीं हो सकते जो मिसलीडिंग हो. अब कंपनी जो अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाती है उसमें कंपनी ने कुछ भी गलत लिखा हुआ है और हमने उस चीज़ के बारे में अपनी रिपोर्ट में अदर सेक्शन में कुछ नहीं लिखा हो कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो क्या होगा? लोग तो ये सोचेंगे ना कि भाई अगर इसने ऑडिट करा है ऑडिटर ने तो इसको पता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो हम पहले से ही उससे बाहर हो जाते हैं. Misstatement of other information exists when other information is incorrectly stated or otherwise misleading. Material misstatement or inconsistencies in the other information may undermine the credibility of the financial statement. ये तो हमें पता ही है कि कुछ भी अगर गलत हुआ तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी गलत हो सकती है. तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तुम सिर्फ एक बार जस्ट रीड कर सकते हो. नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The auditor must retain a copy of final version of other information on the audit file. ये याद रखना, हम जब भी फाइनल रिपोर्ट अपनी बना के देंगे तो हम जो कंपनी ने हमें एनुअल रिपोर्ट दी है ड्राफ्ट, उसकी कॉपी जो लेटेस्ट सारी अमेंडमेंट करने के बाद जो कंपनी ने हमें दी है उसकी एक कॉपी हम अपनी ऑडिट फाइल के अंदर रखेंगे. क्यों रखेंगे? सोचो कंपनी ने हमें एक ड्राफ्ट बना के दिया, उसके बेसिस पे और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए थे उसके बेसिस पे हमने इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट बना दी. पूरी बनाने के बाद हमने अपनी रिपोर्ट साइन करी और हमने वो रिपोर्ट कंपनी को दे दी कि ये लो हमारी रिपोर्ट, अब आप एंटिटी रिपोर्ट के साथ इसको अटैच कर दो. ठीक है, यही होगा. हम थोड़ी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट का प्रिंट निकाल के उनको देंगे, हमें सिर्फ अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी है और तो कुछ नहीं करना. तो हुआ ये कि जब हमने ऑडिट करा, कंपनी ने अपना जो ये ड्राफ्ट है इसमें कुछ चेंजेस कर दिए, हमें नहीं बताया, चेंजेस कर दिए. चेंजेस करने के बाद उसका इससे अटैच करके सब में बांट दी, अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्क्लोज कर दी कि ये हमारी एनुअल रिपोर्ट है पूरी. अब अगर हमने मान लो जो लेटेस्ट कंपनी के साथ कम्युनिकेशन हुई थी उसकी जो लेटेस्ट एंटिटी रिपोर्ट की कॉपी हमने नहीं रखी तो हम फंस जाएंगे. तो हम हमेशा लेटेस्ट एंटिटी रिपोर्ट जो मेल करी हुई है या हमें आई है उसका स्क्रीनशॉट लेके विद डेट प्लस रिपोर्ट का प्रिंट आउट साथ में लगा देंगे कि ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, इसके अलावा और कोई भी लेटेस्ट नहीं है. कुछ भी गड़बड़ हुई तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, आगे अब आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑडिटर. तो हम जब भी एक ऑडिटर रिपोर्ट बनाते हैं उसमें एक पैराग्राफ बनाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर क्या है. ये हर ऑडिट रिपोर्ट में हमें बनाना पड़ता है ताकि बहुत ही क्लियरली हम डिफाइन कर दें कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी. अगर हमें पैराग्राफ नहीं बनाते तो हो सकता है मैनेजमेंट हमको बोले कि तुम्हें तो अगर बैलेंस शीट में कुछ भी चेंजेस होने थे तो तुम हमें करके देते, तुम्हारा तो काम था ये कि तुम्हें बैलेंस शीट चेंज करके हमें देनी है, फिर हम ओके करके तुम्हें फाइनल बैलेंस शीट देंगे, है ना. तो वो चीज़ में हमने पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट में लिख दिया कि प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड सब कुछ इज responsibility of the management. Our responsibility is just to audit and check the figures given in the financial statement. ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, कुछ खास नहीं है. You can just give it a plain read कि the responsibility of management and auditors are included to help minimize the expectation gap. The section on management responsibility clarifies that management is responsible for preparation of financial statement and for internal controls. The section of auditor responsibilities clarify that auditor is responsible for expressing reasonable assurance whether the financial statement gives true and fair view. The section also describes auditor responsibility respected to risk assessment, internal controls, going concern and accounting policies. कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब आता है रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. अब रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या होता है? बेसिकली तो ये बहुत ही अनकॉमन होता है. ये सिर्फ वहाँ होता है जैसे कई कंट्रीज़ के अंदर कुछ अलग रेगुलेशंस भी हैं जहाँ पे ऑडिटर को कुछ एडिशनल चीज़ें भी बतानी पड़ेंगी.
जैसे नॉर्मली ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर फॉर एग्जांपल CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ऐसा नहीं लिखना होता। इंटरनल ऑडिट जो हमारा फाइनेंशियल ऑडिट हम करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट नहीं लिखना होता। लेकिन कई कंट्रीज है जहाँ पे बोला जाता है कि एक ऑडिटर को ये भी चेक करना है कि क्या कंपनी CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है, एग्जाम्पल जैसे, ठीक है। तो एज एग्जाम्पल अगर ये चीज़ है तो उसको हम एडिशनल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लिख देंगे इस चीज़ के बारे में, दैट डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री, ठीक है। अब आता है लास्ट में सिग्नेचर्स एंड ऑडिटर्स एड्रेस एंड डेट। अब जो भी ऑडिटर रिपोर्ट एक ऑडिटर बनाता है उस पे अपना स्टैंप लगाएगा, ठीक है, स्टैंप लगाएगा, साइन करेगा, डेट लिखेगा, प्लेस लिखेगा कि किस डेट को मैं साइन कर रहा हूँ, मतलब किस डेट को मेरी ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज हुई है, किस जगह पे मैंने साइन करा है, कौन बंदा है, कौन था एंगेजमेंट पार्टनर जिसके अंडर ये सारा काम हुआ है, किसने सारा काम करा है। तो ये होता है हमारा साइनिंग ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट एड्रेस एंड डेट। अब एक सबसे बड़ी बात, अगर मैंने ये रिपोर्ट जैसे मान लो मैंने 31 मार्च को साइन कर दी, मतलब इस डेट से पहले पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे को मिली थी वो सारी मैं इसमें इनकॉर्पोरेट कर चुका हूँ, और इसके बाद अगर कोई भी चीज़ मुझे मिली है, कोई भी चेंज हुआ है मार्केट में कुछ भी, तो उसके लिए ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इस डेट को, साइनिंग डेट तक ही उसने अपनी रिपोर्ट फाइनल करी है, ठीक है। और ये जो ऑडिटर रिपोर्ट फाइनल होती है, याद रखना, ये फाइनल तभी होगी जब कंपनी एक ऑडिटर को, जैसे हमें बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के, अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना के उसको फाइनल साइन करके दे देगी। जब हमें फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के मिल जाएंगे, कंपनी से साइंड अप्रूव्ड डायरेक्टर से कि ये हमारे फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं साइंड, उसके बाद ही हम अपनी ऑडिटर रिपोर्ट साइन करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कंपनी ने अनसाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें दे दी और हमने ऑडिट कर दिया, और ऑडिट करने के बाद कंपनी ने बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस कर दिए और कुछ और लगा दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कहेंगे ऑडिटर ने कहां से फिगर ले ली, कुछ ये तो कुछ और ही है। तो रादर देन इस चीज में ये बोलने के कि हम इसकी फाइनल कॉपी अपने पास रख लेंगे, हम फाइनल कॉपी नहीं रख सकते क्योंकि हम अमेंडमेंट नहीं करते, हम चेंजेस नहीं करते, और ये तो मेन चीज़ है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं। तो हम कंपनी को बोलेंगे, डायरेक्टर्स को बोलेंगे कि आप हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो पहले साइन करके अप्रूव करके दे दो कि हाँ ये ओके हैं, उसके बाद ही हम अपनी रिपोर्ट बना के ओके करके देंगे। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि जब ये डायरेक्टर रिपोर्ट बनाते हैं, अब जैसे मान लो 31 दिसंबर को हमारी बुक्स क्लोज हुई हैं और 30 अप्रैल तक हमें ऑडिट करना है, तो इस दौरान में क्या होगा, कंपनी हमें एक ड्राफ्ट बैलेंस शीट भेजेगी, हम उसमें चेंजेस वगैरह कर देंगे, मतलब नॉट चेंजेस, कंपनी को बता देंगे कि क्या क्या चेंजेस करने हैं, कंपनी वो चेंजेस करके फाइनल हमें भेजेगी, फिर इसको हम ओके करेंगे। जब हम ओके करेंगे, कंपनी इसको साइन करके हमें फाइनल बैलेंस शीट दे देगी। जैसे ही कंपनी से साइन बैलेंस शीट आ गई, साथ ही हमने अपनी फाइनल ऑडिटर रिपोर्ट साइन कर दी, एक ही दिन में हमने दोनों कर दिया। ये भी कर सकते हैं, जैसे ही हमें साइन रिपोर्ट आ गई, हमने चेक करा कि जो फाइनल रिपोर्ट कंपनी ने हमें भेजी थी ये वाली, क्या उसी से मैच कर रही है, हाँ सारी फिगर सेम है, ठीक है, फिर हम भी ऑडिटर रिपोर्ट आज की डेट में साइन कर देते हैं। यही चीज यहां पे लिखी हुई है, साइनिंग ऑडिटर एड्रेस एंड डेट। So the signature identify the audit firm is responsible for the auditor report and opinion. If the company is a listed company, the report would include name of the engagement partner. Engagement partner का नाम लिखना है, वैसे सारे ही लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं लिखते, बट यहाँ बोला हुआ कि listed company को लिखना नाम जरूरी है। The auditor's address identified the specific office of engagement partner के कहाँ पे उसने साइन करे हैं। The date identifies the date up to which the audit work has been performed. Any information that comes to light after this date will not have been considered by the auditor while forming the opinion. The report must be signed and date after the date director approve the financial statement, जो मैंने बताया था। Often the financial statements are approved and auditor report are signed on the same date, जैसा कि मैंने बताया था। जो प्रैक्टिकली हम करते आ रहे हैं वही चीज इन्होंने वर्डिंग में थोरेटिकली लिखी हुई है। ठीक है गाइस, अभी देखूं मैं चैप्टर कितना रह गया, कितना टाइम लगेगा इसको भी। अभी है चैप्टर थोड़ा, तो इस वीडियो में मैं इसको कवर नहीं कर पाऊंगा। आई विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर। आज जो हमने पढ़ा है दैट इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये है कि एक बार तो हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम फाइनल रिपोर्ट हमें जब बोला जाएगा बनाने के लिए, तो वहां पे इन सारी चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।